तो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है नए सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एक्चुअली में बैरियर्स के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर कैसे आता है। ठीक है, तो एक्चुअली में बैरियर होता क्या है। तो बैरियर का मतलब आप लोग समझते हैं दीवार। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी रोड के बीच में अगर एक दीवार आ जाए तो एक साइड की गाड़ियाँ दूसरी साइड कैसे जा पाएंगी, है ना। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और मैं आपको बताता हूँ बैरियर क्या हो सकता है। मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सिग्नल चला जाए फ़ोन का, और तब तो दूसरे बंदे को आपकी बात सुनाई नहीं देगी। अगर आपके फ़ोन का सिग्नल चला गया तो दूसरे बंदे को सुनाई नहीं देगी, तो वो आपका क्या हो गया, बैरियर हो गया। फ़ोन का सिग्नल वहाँ पे बैरियर जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर भी बैरियर सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन को हम बैरियर कहते हैं। बैरियर टू कम्युनिकेट रेफर टू इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, द मैसेज यू कन्वे टू समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल्स इज एम्बर्जियस दैट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी बंदे को अगर कुछ बोलते हैं और उसको नहीं सुनाई दिया आपकी बात क्लियर, तो क्या होगा, वो बैरियर होगा। ठीक है, तो कितने टाइप ऑफ बैरियर हो सकते हैं। तो पहला है लैंग्वेज एंड सिमेनेटिक बैरियर। लैंग्वेज एंड सिमेनेटिक बैरियर, ये क्या है। इन दोनों का मतलब एक्चुअली में ये है कि अगर एक ग्रुप में अगर हम 4-5 अलग लैंग्वेज बोलने वाले बंदों को बैठा दें, जैसे एक हिंदी, दूसरा इंग्लिश, मराठी, पंजाबी एक्सेट्रा, मतलब कितने भी अगर हम बैठा दें तो उनमें से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर ये बैरियर ना आए, लैंग्वेज अगर इसमें बैरियर ना आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी सेम ग्रुप और सेम लैंग्वेज वाले पर्सन्स को बैठाना पड़ेगा उस ग्रुप में, है ना। तभी जाके उनके बात में जो कम्युनिकेशन होगी वो एक दूसरे समझ पाएंगे, तब जाके हमारा लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या होगा, गुड होगा। लेकिन अगर उसके बीच में जिस मीडियम के थ्रू आप बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाए कि अगर आपका लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, अगर कोई अलग लैंग्वेज जानता है, दूसरा अलग लैंग्वेज बोल रहा है, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है बैरियर जैसा वर्क करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे यूजिंग जार्गन्स। अब जार्गन्स क्या होते हैं, जार्गन्स रियली प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिससे प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, जैसे पैक्स। पैक्स का मतलब होता है पैसेंजर। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर हम जनरली ये कहते हैं कि हाउ मच पैक्स आर सीट इन अ बस। इसका मतलब है कि कितने पैसेंजर जो हैं, या फिर कितने क्या कहते हैं पैसेंजर को हिंदी में, पता नहीं, कमेंट करके बताना कितने पैसेंजर बैठे पड़े हैं बस के अंदर। ठीक है, तो बी एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशन। एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशन, ठीक है, तो ये जनरली होते क्या हैं, एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशन जनरली में शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर भेजा जाता है। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स तो आप लोग व्हाट्सएप में बहुत सारे यूज़ करते होंगे, जैसे SMS, ठीक है, थैंक्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या आते हैं, हमारे एब्रीविएशन आते हैं। मतलब जो भी हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं वो सब हमारा एक्रोनिम्स आता है। मान लीजिए आप किसी बंदे को ऐसे कोई ऐसा मैसेज कर दे शॉर्ट फॉर्म में जो उसको समझ ही में ना आए, ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है, एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशंस। सी आते हैं लैंग्वेज पे। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो जनरली हर लोगों को आता है, लेकिन जब ये बुक छपी थी तो तब जनरली सभी लोगों को नहीं आता था, ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश क्या करता है, कई जगह पे जो है एक लैंग्वेज बैरियर की तरह काम करता था, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी क्या है, इंडिया की मातृभाषा है, तो इसीलिए ये पहले जो था इंग्लिश जो है बैरियर बन जाता है। इंग्लिश पहले नहीं, अभी भी बैरियर है। ठीक है, तो ज़्यादातर जब बिजनेसमैन होते हैं उन्हीं लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, जिनमें बैरियर कम बने, क्योंकि अगर उनके कम्युनिकेशन में बैरियर आए तो उनको काफ़ी करोड़ों का घाटा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज भी एक बैरियर बन सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज ही क्यों, हिंदी भी बन सकती है। मान लीजिए आप अदर कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो इंग्लिश ही बोलेंगे वो लोग, आप हिंदी बोलोगे ना। ठीक है, तो जनरली नहीं है कि अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश ही लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज भी बन सकती है, कोई अदर लैंग्वेज भी बन सकती है, लेकिन आपको पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज ही लिखनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक ही वो लोग चेक करने वाले हैं। तो इसीलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज ही लिखना, अदर लैंग्वेज मत लिखना। ठीक है, अब देखो सेकंड आता है, देखो लैंग्वेज की बात आता है सेकंड में
कल्चरल बैरियर। अब कल्चरल बैरियर कैसे आ सकता है, देखिए जैसे लैंग्वेज में क्या है, मराठी आया, ठीक है, लैंग्वेज मराठी, गुजराती, ये सब लैंग्वेज बैरियर आए, तो उन्हीं के कल्चर से ये बैरियर स्टार्ट होता है, ठीक है। कल्चर मीन एन accumulation of values from of expression, beliefs and languages, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज के जैसे ही है कल्चरल बैरियर, ठीक है, सेम डिटो वही है। जैसे अगर देखा जाए तो हिंदू क्या होता है, मंदिर में जाता है, और उसके बाद कुछ जो ये मुस्लिम होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में कल्चरल बैरियर है, इन दोनों के बीच में जाते दोनों एक शांत प्लेस पे ही हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों के बीच में कल्चरल बैरियर आ गया है, ठीक है, कि ये भाई ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं इनमें, वो सब हम डिस्कस नहीं करने वाले इस लेक्चर में, हम आगे बढ़ते हैं अपना। अब ये आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर डिफरेंट इन परसिपिटेशन। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, क्या आ गया ये, तो साइकोलॉजिकल का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बैरियर की बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, नो टू पीपल्स आर सेम एज दे वेरी इन द नॉलेज, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, इमोशंस, बिलीफ, वैल्यूज एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं। थर्ड इज अ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल्स टू टर्न टू द सेम वेवलेंथ द कम्युनिकेशंस विद ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोगों को ही भाई सारे नॉलेज आती हो, ठीक है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उनको सारी नॉलेज आती है। हाँ मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, अलाना फलाना ठिकाना सब जानता हूँ मैं, तो मेरे अंदर सारा एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको जनरली क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं समझना है कि उस दूसरे जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उसको सब आ रहा है, उसको समझाने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर उसे ऑलरेडी सब कुछ पता होगा तो क्यों करेगा, हमसे बात ही क्यों करेगा भाई अगर उसे ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं तो, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब इसके अंदर क्या आ सकते हैं, इमोशंस आ सकते हैं, ठीक है। अब अभी देखिए क्या है कि इसमें इमोशंस, एटीट्यूड और इनिटेशंस। इमोशन क्या सकता है, आपको एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन सकता है। इसमें ना आपकी साइकोलॉजी आपके फेस पे दिखती है। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था कि फेस क्या हमारा सबसे ओपन पार्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिखने वाला पार्ट है, जिससे हमारे बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है, और ये कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी शो करता है। तो इमोशन हमारा जो है वहाँ पे शो कर देगा बैरियर, पता है कैसे, मान लीजिए आप सैड हैं, ठीक है, घर पे कोई बात हो गई और आप सैड हो गए, और आप ट्रैवल एजेंसी के रूप में कहीं काम कर रहे हैं। तो अगर आप सैड हैं तो अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा तब भी आप उसे सैड जोन में ही बात करेंगे। तो वहाँ पे उस बंदे को ऐसा लगेगा यार ये तो मतलब खुद ही में खोया पड़ा है, मैं इससे क्या बात करूँ, छोड़ो दूसरी जगह चलते हैं। तो ऐसा वहाँ पे ना हो, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ता है। जो चीज़ जहाँ की प्रॉब्लम है उसे वहीं छोड़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इमोशन तो अब आप समझ गए होंगे कि इमोशन क्या है। दीज आर पावरफुल कम्युनिकेशन फिल्टर एज रिसीविंग मे थिंक विद देयर इमोशन दैट इज थ्रू कलर ग्लासेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैन एदर प्रिवेंट रेसिप्रेशंस और डिस्टॉर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसेज, ठीक है। मतलब ये है कि देखो इमोशन का एक पावरफुल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जनरली इसके अंदर हमारे इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है, आपको कब सैड होना है, कब हंसना है, वहाँ पे उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वही चीज़ बैरियर के रूप में आपके सामने इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, यानी बी, एटीट्यूड। अब एटीट्यूड कैसे बैरियर बन सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड बैरियर बनेगा, ना कि पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव बन सकता है लेकिन कुछ ही जगहों पे अगर आप ये कहेंगे नहीं भाई मैं तो जो बता रहा हूँ वही सही है, ऐसा जनरली नहीं होता। नॉलेज हर जगह से ऐसा, देखो जैसे मैथ्स के इसमें समझ सकते हैं, जैसे मैथ्स के सवाल में एक क्वेश्चन को करने का हज़ारों तरीके होते हैं, है ना, अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन अगर आंसर सेम आ रहा है तो हाँ वो फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है, आप भी सही, मैं भी सही, चलो घर, ठीक है। तो एटीट्यूड में देखो क्या आ सकता है बैरियर, अगर वो बंदा कह रहा है कि सर आपकी सर्विस ख़राब, तुम तो कह रहे नहीं हमारी सर्विस ख़राब हो ही नहीं सकती, हमारा होटल बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड शो होता है, ठीक है। आप तो सोच रहे मैं तो भाई
बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से बोल रहा हूँ, लेकिन जो सामने वाला बंदा सुन रहा है ना, उसको लगेगा यार कितना नेगेटिवली बात कर रहा है मुझसे, कि मैं इसकी रेपुटेशन ख़राब कर रहा हूँ उसके होटल की। तो वहाँ पे जो है एक एटीट्यूड जो है एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं सी पे, इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन कैसे बैरियर बन सकता है? एक स्पीकर और ऑडियंस के बीच में अगर स्पीकर बका जा रहा है और ऑडियंस सुन ही नहीं रही, तो फ़ायदा क्या है उसके बकने का? तो इसलिए जो है इंटेंशन भी एक बैरियर बन सकता है। मतलब वहाँ पे देखो, स्पीकर तो बोलने को बोल रहा है, लेकिन जो है रिसीवर, देखो सेंडर के द्वारा तो एक सेंड हो गया, लेकिन रिसीवर क्या है, रिसीव कर ही नहीं रहा, उसकी बात को रिसीव नहीं कर रहा, वो कहीं और सुन रहा है, कहीं और बात कर रहा है, मल्टीटास्किंग में लगा पड़ा है। तो इसीलिए वहाँ पर अगर इंटेंशन नहीं मिले तो क्या करेगा, वो नॉइस का काम करेगा, नॉइस बैरियर का। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं नॉइस इज जनरली टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, देन आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे। ठीक है, हमारे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म हो गए। तीन ही चीज़ थे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है कल्चरल बैरियर, तीसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर डिफरेंस इन प्रिपरेशंस। ठीक है, ख़त्म इतने में। अब आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, देन ये फर्स्ट वीडियो ख़त्म। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। ठीक है, देन अब स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे आ सकता है? यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट लिखे पड़े हैं। अगर पेपर में आते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, तो आप ये बस 8 पॉइंट लिख सकते हैं, आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। अब ये 8 पॉइंट है क्या? क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे पहला तरीका कि अपने जो भी आपका आइडियाज़ है, इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले क्लियरलीफाई बता दीजिए कि हम बात किस पे करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ ही ना अपने लेक्चर्स में कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, तो आपको क्या समझ में आएगी किस टॉपिक की बात हो रही है। जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की मैं नाम ही ना लूँ, ठीक है, और इसको इस तरह करके मैं हाइड कर दूँ, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि भाई क्या बता रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए जो है एक क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि हम बात किस पे करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड, नो पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस पे बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है यार किस पर्पस में बात कर रहा हूँ, बात करनी दिवाली की या बात कर रहे हो होली की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे तब नहीं तो आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में आ जाएगा आपके सामने और कोई फ़ायदा होगा नहीं बात करने का। थर्ड आते हैं अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, फिजिकली अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, जनरली जो भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, अगर जो भी आप बात कर रहे हो आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी उसको समझाने की कोशिश करते हो। अगर बंदा समझ जाता है तो हाँ, ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। अगर नहीं समझ पाता तो वो वहाँ पे एक बैरियर का काम करेगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग फिजिकल कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। फोर्थ आते हैं कंसल्ट अदर इन प्लानिंग कम्युनिकेशन। कंसल्ट अदर से मतलब आप बातचीत करो अपने दूसरे फैमिली रिलेशंस या फिर कोई भी अदर्स। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, वो आपके गार्डियंस हो सकते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। वो एक्चुअली गार्जियंस बोलना चाहता हूँ, मैंने गार्डियंस ही बोल दिया, मूवी देख रहा था ना मैं। कोई नहीं, तो आगे देखते हैं। आप उनसे बात करके पूछ सकते हो कि जैसे कि किसी टॉपिक के बारे में आपको पूछना है, कौन सा सब्जेक्ट लूँ समझाने के लिए। चलो फिज़िक्स का ले लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा तुम तो यार 9th में, तुम्हें थोड़ा ना पता होगा, तुम्हारे 9th का कोई लेते हैं। चलो चैप्टर फर्स्ट में ही कोई टॉपिक ले लेते हैं जो आपको पता होगा, सॉफ्ट स्किल। आई थिंक से सबको पता होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या, अगर अपने टीचर से अगर पूछने जाते हैं कि सर ये सॉफ्ट स्किल होता क्या है, तो आपको बताता है जनरली कि सॉफ्ट स्किल पीपल बेस्ड स्किल होते हैं, है ना, और एक्स्ट्रा चीज़ें। तो वो क्या हो रहा है, आप कंसल्ट कर रहे हो अपने टीचर से कि सर ये है क्या। ठीक है, ये जो सॉफ्ट स्किल है ये है क्या। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रही है कम्युनिकेशन होने की। आप उनसे बातचीत करके कंसल्ट कर रहे हो अपने आप को, मतलब अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे हो कि हाँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी ये होगी पूरी।
ठीक है, तब जाके ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा। फिफ्थ, टेक केयर ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड ओवर टोन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपको अपने वर्ड्स के बीच में ना अपने टोन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको कम्युनिकेशन के बीच में। अपने जो आपने वर्ड्स बोले हैं या फिर जो आप सेंटेंस बोल रहे हो उसके बीच में टोन्स कहाँ पे, जैसे मैंने बीच में बताया था ना कि वॉइस चेंज होने के बाद कैसे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था वहाँ पे ये था कि अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेटर बना सकते हो। तो वहाँ पे बताया था पिच एंड पॉज, ठीक है, पिच एंड पॉज योर वॉइस। तो वही है ये चीज़ कि अपने वॉइस को और या अपने टोन को कंट्रोल करते हुए बातचीत करनी चाहिए, तभी जाके दूसरे बंदे को क्या होगी, समझ में आएगी आपकी बात। सिक्स्थ है इसमें कन्वे वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन टू द रिसीवर। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो रिसीवर को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितना सेंडर दे रहा है, ठीक है। डू फॉलो अप एक्शन, जो भी उसने कम्युनिकेट के दौरान बोला है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो या फिर उससे बातचीत करो। एक्शन का मतलब यहाँ पे यही है कि जनरली बातचीत करो कि जानो भाई बंदे ने क्या कह दिया, क्या मैंने जो समझा है ये वही चीज़ है, ठीक है। इसी को कहते हैं डू फॉलो अप एक्शन। एट्थ, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट में आपको ये जानना जरूरी है कि इम्पॉर्टेंस क्या था, या फिर शुरुआत में भी जान सकते हैं आपकी इम्पॉर्टेंस क्या है, जैसे नो द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन के बीच में, कि जनरली हम बात किस पे करने वाले हैं और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट लिखा पड़ेगा, 3 मार्क्स में आता है तो आप 5 पॉइंट लिख देंगे तो काफ़ी होगा। और आपको 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए, एक पर्पज़ और एक इम्पॉर्टेंस, ठीक है। और क्लियरलीफाई होना चाहिए आपके आइडिया, उस पर फॉलो करना होना चाहिए, ठीक है। और बाकी के 1 पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे 2 और हैं, कोई नहीं, आपको और पॉइंट्स मिल गए। योर एक्शन शुड बी कॉन्ग्रेंट्स विद कम्युनिकेशन। कॉन्ग्रेट जैसे बधाई देते हैं ना हम दूसरों को, वैसे ही आप कम्युनिकेट करते हुए उसको बोलो वाह भाई क्या बात कह दी मजाक हो गया ये तो कोई नहीं। यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन के बीच में ना उसको, अगर वहाँ पे एक अच्छी कम्युनिकेशन हुई है तो उसको बधाई दो उस चीज़ के लिए, ठीक है। 10वां चीज़ ये कह रहा है प्रैक्टिस गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग करने की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आगे वाला बंदा क्या कह दिया। कई बार बंदों को समझ में नहीं आता कि क्या दिया सामने वाले ने, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, जिसके कारण जो है बैरियर पैदा होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाती। अब देखिए लिसनिंग के बारे में ही आ गया नया टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। कि एक अच्छा लिसनिंग करने का और बिहाइंड द रूल, इसका रूल क्या है, ठीक है। लिसनिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है गुड लिसनर बनने के लिए। अ क्लोज सिनोनिम ऑफ द लिसनिंग इज़ हियरिंग। लिसनिंग को जनरली हम हियरिंग भी कहते हैं। हियरिंग का मतलब होता है सुनना, ठीक है। Hearing is any sound that goes through the auditory nerves or sound waves as they enter the ear, while hearing with comprehension is listening। मतलब जब भी कोई comprehension या फिर कोई चीज़ बोल रहा होता है, पढ़ रहा होता है, जब हम उसे सुनते हैं तो हमारे नर्व्स के थ्रू, वो ऑडिटरी सिस्टम्स के थ्रू पास होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तब जाके हम सुन पाते हैं। तो एक साइंटिफिक चीज़ें हैं, लेकिन हमें उतना साइंटिफिक में नहीं घुसना है। आपको जनरली लिख देना है लिसनिंग इज़ हियरिंग, ठीक है। अ क्लोज सिनोनिम ऑफ लिसनिंग इज़ हियरिंग। देन उसके रूल्स लिख सकते हो, और यहाँ पे रीज़न बिहाइंड द रूल। देखिए रूल्स क्या है, साफ सीधे से इसमें 7 रूल दे रखे हैं आपको। स्टॉप टॉकिंग, अपनी बात को बोलना बंद कर दीजिए। अब रीज़न क्या है इसके पीछे का, रीज़न ये है कि आप बोलते जा रहे हो, लेकिन जो दूसरा बंदा कर रहा है उसकी सुन ही नहीं रहे, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होने लगेगी। वहाँ पे आप एक अच्छी लिसनिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जो भी बोल रहे हो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, कह दीजिए हाँ सर आप पहले बोल लीजिए, ठीक है। यू आर फर्स्ट एक्सेट्रा चीज़ें वहाँ पे आप बोल सकते हो। आप
इस बस रीज़न ये कि अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है तो सबसे पहले जो आप बोल रहे हो उसे बंद कर दो, ठीक है। देन आता है पुट द पर्सन एट ईज, पुट द पर्सन एट ईज। देखिए इसका मतलब क्या है कि आप उसको मदद करें, जो भी पर्सन है उसकी हेल्प करें, फ्री टू टॉक, आपसे टॉक करने के लिए, ठीक है। अब वो आपसे फ्रिक्वेंटली टॉक कर पाए, ठीक है। बातचीत किसी भी लैंग्वेज में, वैसे तो किसी भी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आती हो अच्छी तरह से लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में एक अच्छी कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है। शो द पर्सन यू वांट टू लिसन, उस बंदे को ये दिखाएं कि आप जो है उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अगर इसके पीछे का रीज़न क्यों है, मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर उस बंदे को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आप तो सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। वो सोचेगा यार ये तो सुन ही नहीं रहा, मेरा बोलने का फ़ायदा नहीं है, अपनी कम्युनिकेशन को जल्दी बंद करते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो इसीलिए जो है ये दिक्कत करता है, मतलब एक अच्छा लिसनर ना बनने में। तो अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है तो सबसे पहले सुनना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक अच्छी चीज़ है, हर बंदे की बात सुनो कि बंदा कहना क्या चाहता है, भले वो गलत हो सही हो उसको सुनो, अगर गलत है तो दूसरे कान से निकाल दो, सही है तो ब्रेन के पास रहने दो, ठीक है। थर्ड आता है रिमूव द डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दो। आजकल जनरेशन में बीच में बहुत से डिस्ट्रैक्शन आ गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, फलाना फलाना ठिकाना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर उन डिस्ट्रैक्शन को हटाना है और एक अच्छा लिसनर बनना है तो सबसे पहले उन डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दो। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब इस साइड में लिखा पड़ा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इन सबको, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजली। इम्पैथाइज, ये इम्पैथाइज क्या होता है, मतलब दूसरे बंदे को क्या करो, अपनी बात को अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखने दो, ठीक है। उसके बातों को रखने दो अपने तरीके से, उसको कहते हैं एम्पैथाइज। यानी कि आप किसी को अपने आइडियाज़ ही बस बता रहे हो, ठीक है। आप क्या करो, बस अपने आइडियाज़ बता रहे हो, उसके आइडियाज़ तो सुन ही नहीं रहे। तो वहाँ पे क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा। अगर क्या पता आपसे अच्छा आइडिया उसके पास तो दूसरे बंदे के पास, इसलिए सुनना चाहिए सबकी बात। इसी को कहते हैं एम्पैथाइज। बी पेशेंस, देखिए इसी एग्जांपल से आप ये भी समझ सकते हैं कि बी पेशेंस कैसे काम आता है, ठीक है। अगर देखिए अगर बॉस आपके ऊपर गुस्सा है, ठीक है, दूसरे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बॉस आपके ऊपर गुस्सा है तो आप जनरली क्या करोगे, बॉस को गाली तो दोगे नहीं, वहाँ पे आप वहाँ पे सब्र करोगे, ठीक है। तो उसको अब अगर भाई उस कंपनी में काम करना है तो अब तो सहना पड़ेगा, है ना। तो वही है, बी पेशेंस रखो, अपने अंदर पेशेंस रखना सीखो, तब जाके तुम्हारी तरक्की होगी। उसको अगर उसके मुंह पे जवाब दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसका जवाब अलग तरीके से दो, अब वो आपकी मर्ज़ी कैसे देना चाहो। होल्ड योर टेम्पर, अपने गुस्से को शांत रखो, ये तो आप सबको अपना आराम से समझ में आ जाएगा। होल्ड योर टेम्पर का मतलब क्या है, अपने गुस्से को शांत में रखो, क्योंकि गुस्सा इंसान को मूर्ख बनाता है, ठीक है। गुस्से से किसी का भला नहीं होता, गुस्से में हर काम गलत ही होगा, तो फ़ायदा नहीं अपने टेम्पर को अप करने का। देन आज का सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे वो सेकंड और फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लें, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाएं, न्यू लिखिए इंट्रोडक्शन टू टूरिज़म, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू टूरिज़म लिखते हैं, मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ जाएंगे। तो मिलते हैं सेकंड चैप्टर में अब।